हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए कि अब लगभग हमने 70 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब 10 to 15 क्वेश्चंस और करना है इन केस ऑफ गेट। ठीक, तो इसको अच्छे से करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो ये वाला क्वेश्चन दिया है कि इन द गिवन सर्किट के इज पॉजिटिव। ये सर्किट पूरा देखिए आराम से, जहां पे पूरा सर्किट अच्छे से आप देख लेंगे। और यहाँ पे दिया है कि 4 वोल्ट 2 ओम यहाँ पे रेजिस्टेंस है V0, इसके क्रॉस है वोल्टेज 5 ओम 10 ओम के V0। ये करंट सोर्स है, ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है। मैंने आपको पहले बताया था डिपेंडेंट करंट सोर्स क्या होता है, सब कुछ आपको बताया हुआ है। नहीं अगर आप इस लेक्चर में नहीं हुए तो सबसे पहले जाके मेरे प्रीवियस लेक्चर आप देखिए। ठीक है, उसके अलावा ये करंट सोर्स दिया है, ये सर्किट दिया है। इसमें कह रहा है कि के जो है, ये जो के वैल्यू है क्या है, पॉजिटिव है। एंड पावर डिसिपेटेड इन 2 ओम रेजिस्टेंस, मतलब कि जो 2 ओम रेजिस्टेंस है इसमें जो पावर डिसिपेशन हो रहा है, इसमें जो पावर डिसिपेशन हो रहा है वो कितना है, 12.5 वाट। राइट, तो वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू, ये के की वैल्यू क्या है यही हमको मालूम करनी है। ठीक है, सर्किट अच्छे से देख लिए, होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा ध्यान से देखिए, इसके क्रॉस पावर दिया है, तो इसके क्रॉस V0 भी दिया है और I भी हमको नहीं पता है। अच्छा, यहां से V0 अगर निकाल सकते हैं, क्योंकि पावर क्या होता है, V²/R होता है, V²/R होता है, बिल्कुल होता है। तो यहां से हम V² निकाल सकते हैं क्या? V² क्या हो जाएगा, पावर इंटू R। पावर कितना दिया है, 12.5 इंटू R कितना दिया है, 2 ओम। अगर ये 2 ओम दिया है, ये क्या हो जाएगा, 25 वोल्ट हो जाएगा। 25 की वैल्यू आएगी इसकी, 12.5 इंटू 2 इतनी आएगी, V² इतना, यानी V की वैल्यू यहाँ पे 5 वोल्ट आ जाएगी। आप क्या करोगे, V = √25। तो ये √25 क्या होता है, 5 वोल्ट। तो वोल्टेज की वैल्यू यानी V0 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 5 वोल्ट, जो कि सबसे आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। V0 5 वोल्ट आ गया। अब जब V0 5 वोल्ट आ गया है तो ऑब्वियस सी बात है, हमें यहाँ पे R पता है, V0 पता है, तो क्या I0 नहीं आ जाएगा? I0 क्या आ जाएगा, V0/2। V0 कितना है, 5/2, कितना आ जाएगा, 2.5 एम्पियर, यानी करंट यहाँ पे बहेगा 2.5 एम्पियर। अच्छा, यहाँ पे मालूम है, यहाँ पे के V0 मालूम है, के इंटू V0 कितना है, 5K। तो यहां से K नहीं निकल आएगा। अब ध्यान से देखिए ना, ये अपकमिंग हो गया, ये अपकमिंग हो गया और ये आउटगोइंग हो गया। तो 2 अपकमिंग 1 आउटगोइंग, क्या आंसर नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो बिल्कुल करिए ना, यानी ये आ जाएगा आपका 2.5 प्लस ये कितना है, 5K इज इक्वल टू ये कितना है, 5, आउटगोइंग 5 है। तो यहां से 5K क्या आ जाएगा, 5K आ जाएगा आपका यहां से 5 - 2.5 K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.5/5, यानी 5 इंटू 0.5। के की वैल्यू कितनी आएगी, 0.5, जो कि मेरी एक पॉजिटिव वैल्यू है, यही है ना। तो के की वैल्यू यहां से आ जाएगी 0.5। कुछ करना नहीं है, बस खाली आपको यहाँ पे केवीएल लगा देना है। केवीएल लगाएंगे, ये इक्वेशन बनेगा, और यहां से ये प्रोसेस ध्यान से देखिएगा, यहां से फिर यहाँ पे 5K = 2.5, यहां से आपका 0.5, ये वैल्यू ऑफ द के आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। लोग ढूंढते रह जाते हैं इस सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। मैं एक बहुत आसान तरीका बताने वाला हूं, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ये देखिएगा क्वेश्चन, द करंट I in एम्पियर, ये पहले सर्किट देख लीजिए, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे 2 ओम है, और करंट I 2 ओम से फ्लो कर रहा है। राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, द करंट I in एम्पियर इन 2 ओम रजिस्टर ऑफ द गिवन नेटवर्क, मतलब इस 2 ओम के क्रॉस करंट I कितना फ्लो कर रहा है। अब आप कहोगे सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत सारे टीचर्स इसको ऐसे बताते हैं कि भाई आप इसको घुमा लीजिए, फिर थोड़ा एनालाइज करके कीजिए। तो इतना एनालिसिस हम गेट में, वैसे तो अगर हम करें तो बिल्कुल आ सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, कुछ नहीं। इस तरह का सर्किट जो भी आए, लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, इस तरह का सर्किट जो भी आए, कैसा भी आए, आपको क्या करना है। अगर लेट अस सपोज कि इस तरह का सर्किट है, 1 2 3 4 5 ब्रांच है, या अगर 4 ब्रांच आए तो 4 ब्रांच, या 5 ब्रांच आए तो 5 ब्रांच। आपको करना क्या है, सिंपल सा, जब भी इस तरह का सर्किट देखे सीधे ब्रिज बना डालिए। जब भी इस तरह का सर्किट दिखे सीधे ब्रिज बना डालिए, बाद में सोचा जाएगा क्या करना है। जब भी इस तरह का सर्किट दिखे सीधे ब्रिज बना डालिए। ठीक है, ब्रिज सीधे ऐसे बना डालिए। जब भी इस तरह का आलतू फालतू सर्किट दिखे, बिना दिमाग लगाए ब्रिज बना डालिए। ठीक है,
और ये ब्रिज बना डालिए। अगर ये 4 ब्रांच होता, ये नहीं होता तो ठीक था, लेकिन अगर 5वां ब्रांच भी है तो एक तो यहां बना डालिए ब्रांच, ठीक है। और जहां ब्रांच बनाया है बीच में उसके, जैसे ये ए बी है तो इसके सी डी से सप्लाई जाएगा, याद रखिएगा हमेशा। ऐसा नहीं कि ए बी में आप बना दिए ब्रांच और उधरे से सप्लाई ले गए, ए बी से ही सप्लाई ले गए, तो ऐसा नहीं होगा। हमेशा ए बी से अगर आप ब्रांच बनाते हैं तो सी डी से सप्लाई जाएगा, बस इतना थोड़ा सा आपको जानना है। बाकी सारा क्वेश्चन ऐसे धुआंधार सॉल्व हो जाएगा इसमें, राइट। तो ध्यान से देखिए, अब यहां पे थोड़ा नेमिंग कर दीजिए, ए बी सी डी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब ये ए बी के बीच का कनेक्ट है, ए बी के बीच 1 ओम है तो इसको 1 ओम डाल दीजिए, देखिएगा बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बीसी के बीच क्या है 1 ओम, तो बीसी के बीच 1 ओम। अच्छा, सीडी के बीच क्या है 1 ओम, सीडी के बीच देखिए 1 ओम है, तो मतलब कि सीडी के बीच कह रहा है 1 ओम, तो नंबरिंग बदल दीजिए थोड़ा, ठीक है। या आप एक काम कर सकते हैं, ठीक है, नंबरिंग बदल दीजिए, इसको बी ऊपर ले जाइए, सी इधर, ऐसे ही आपको चेंज कर करके बस खाली इसी में अरेंज करना है, आपको कोई एक्स्ट्रा ब्रांच ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ए बी के क्रॉस क्या है 1 ओम है, सीडी के क्रॉस क्या है 1 ओम है, सीडी के क्रॉस 1 ओम है, ठीक है। बीसी के क्रॉस 1 ओम है, एडी के क्रॉस, अच्छा एडी के क्रॉस भी 1 ओम है, और एसी के क्रॉस, अच्छा एसी के क्रॉस कुछ नहीं, तो एसी के क्रॉस आप हटा दीजिए, जब काम आएगा तो लगाएंगे। अब ये क्या है, बीडी के क्रॉस 2 ओम है, यानी बीडी के क्रॉस 2 ओम लगा दी। अब हमने पहले बताया था जहां पे भी हम रेजिस्टर लगाएंगे उसके अपोजिट में ही हम सप्लाई लगाने वाले, मतलब सप्लाई यहां पे नहीं लगेगा, सप्लाई कहां लगेगा, सप्लाई एडी में लगेगा, यहां लिख ले, सप्लाई इधर से जाएगा, मतलब इस तरह का कुछ सर्किट है मेरा। अब देखिए कितना आसान हो गया, ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा साला किधर घुस रहा है, यहां से समझ में तो आ रहा है यार कितना कहां घुस रहा है, कैसे घुस रहा है, किस तरीके से सर्किट बनेगा। तो अब हमको मालूम करना है इस 2 ओम में कितना करंट जा रहा है, अब मालूम नहीं कर लेंगे, ये तो सबसे व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, ध्यान से देखिए 1 1 1 1, व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है कि नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है कि नहीं, तो मारिए इधर 1 × 1 = 1 × 1, ये तो 1 = 1 हो गया, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। और जब व्हीटस्टोन ब्रिज होता है हम सब जानते हैं करंट यहाँ पे 0 होगा, तो एक करंट यहाँ पे 0 एम्पियर आंसर आएगा, और कुछ नहीं, इतना आसान है। कुछ भी आपको इस तरह का दिया रहा है, इस तरह का आपको कितना भी गोचा माची दिया रहे, 4 या 5 ब्रांच देगा, 4 ब्रांच देगा तो बीच वाला ना बनाइएगा। और अगर आपको लगता है कि एबीसीडी नंबरिंग में कुछ गड़बड़ है तो एबीसीडी को नंबरिंग आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ब्रांच ऐसी आपको ब्रांच में ही आपको नेटवर्क बनाना है, और ऐसे ही सॉल्व होगा ये, ठीक है। ऐसे 1-2 ठो लगाइएगा तो आपको अच्छे से आ जाएगा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो S20 वाला क्वेश्चन देखिएगा जरा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन द गिवन नेटवर्क, पहले सर्किट देख लीजिए, V1 V2 V3 दिया है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, यहाँ पे इंडक्टर लगा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे करंट टाइप फ्लो कराया है V3 के क्रॉस। इन द गिवन नेटवर्क V1 = 100 एंगल 0 डिग्री वोल्ट, V2 = 100 एंगल 1 एंगल -120 डिग्री वोल्ट, V3 = 100 एंगल +120 डिग्री वोल्ट। तो फेजर करंट ये आई की वैल्यू मालूम करनी है। ऑब्वियस ही बात है, अगर ये 3 फेज है, ऑब्वियस ही बात है, आपको 3 फेज लग रहा है, क्या है 3 फेज, और 3 फेज के बैलेंस कंडीशन की कंडीशन क्या होती है कि I1 + I2 + I3 = 0। मतलब कि ये इसको हम अगर I1 मान ले, इसको I2 मान ले, इसको I3 मान ले, तो बैलेंस कंडीशन का 3 फेज का यही होता है कि ये 0 होना चाहिए। अगर ये हमको I1 मालूम करना है तो हमें क्या मालूम करना है, -I2 + I3। तो सबसे पहले I2 I3 निकालते हैं, और ऑब्वियस ही बात है यहाँ से I1 मालूम चल जाएगा, तो I2 पहले निकालते हैं। I2 क्या आएगा, I2 आ जाएगा आपका, ये I2 आपका क्या आएगा, याद रखिएगा, ये हमेशा जब ये इस तरीके का निकालते हैं तो इसको हम, इसके जो कॉमन पॉइंट है उसको हम ग्राउंड कर देते हैं। जब ग्राउंड कर देंगे तो रेफरेंस वोल्टेज मिल जाएगा, रेफरेंस वोल्टेज मिल जाएगा तो आराम से हम यहाँ पे करंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, V2/J1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, V2/1 एंगल 90। V2 क्या दिया है ऑलरेडी, 100 एंगल -120, 100 एंगल -120 बाई 1 एंगल 90, और ये 90 डिग्री जब ऊपर जाएगा, 90 डिग्री जब ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या आ जाएगा आपका 100 एंगल -120 -90 -210 डिग्री, राइट। इसी की तरह अगर I3 हमको मालूम करना हो, I3 क्या आ जाएगा, V1/-1
माइनस J1, यानी V1 बाई 1 एंगल माइनस 90, J माइनस J है तो माइनस 90, V1 क्या है 100 एंगल 0, 100 एंगल 0 अपॉन 1 एंगल माइनस 90, ये माइनस 90 ऊपर जाएगा तो आंसर आएगा आपका, आंसर नहीं मतलब I3 आएगा 100 एंगल 90। अच्छा ये एंगल 90 तो J100 इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा ये माइनस 210 है और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, प्लस 150 लिख सकते हैं क्या, इसको प्लस 150 या माइनस 210 रहने दे, हमें क्या जाता है, हम कैलकुलेटर से भी तो कर सकते हैं कैलकुलेट, तो राइट। तो चलिए इसको थोड़ा मिटाते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, I2 इतना आया है, I3 इतना आया है, रफ कर दे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस की कमी है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहां से जो I2 की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 100 एंगल माइनस 210, I3 की वैल्यू जो आई, हमने I3 इसको कंसिडर किया है, ये आई है 100 एंगल 90 डिग्री, राइट। चलिए इसको अब रफ कर देते हैं, यहां भी जगह हो जाएगी। तो हमने पहले ही कहा था कि I1 क्या हो जाएगा, माइनस I2 प्लस I3, अच्छा माइनस I2 कितना है 100 एंगल माइनस 210 प्लस I3 को हम सीधे J100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस 100 एंगल माइनस 210 डिग्री को इसको हमें कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी a प्लस जे बीटा, a प्लस आईटा बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर से आप कर लीजिए, मैं भी कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए 100 प्लस 100 एंगल, आप जल्दी से करके बताइए, इस वीडियो को पॉज करके देखें कि आप लोग सबसे पहले करते हैं कि मैं करता हूँ। 100 एंगल माइनस 210, इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 80, यानी माइनस 86, माइनस 86.6 और प्लस J50 और प्लस J100, ये आ गया आपका माइनस, ये ऑलरेडी माइनस है आपका, ये ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस इधर आएगा तो ये आ जाएगा आपका प्लस, ये प्लस हो जाएगा 86.6 और ये J50 प्लस J100, J150 और ये माइनस अंदर घुसा तो माइनस J150, और ये अगर आप इसको पोलर फॉर्म में बदल दे, जल्दी पोलर फॉर्म में बदलिए, माइनस 150i 173.2 173.2 और एंगल में आया आपका माइनस 60। तो ये आपका फेजर करंट है, अब ये जो है फेजर करंट है कि लाइन करंट है ये हमें देखना है। अब ध्यान से देखिए ये कॉमन पॉइंट से जुड़ा हुआ है, अगर कोई भी चीज कॉमन पॉइंट से जुड़ा होता है, और याद रखिएगा इसको कि एक चीज एक जगह ग्राउंड है और ये पूरा तीनों सर्किट है, हम इसको स्टार भी नहीं कर सकते, तो ये जो करंट आया है, ये करंट आया है, इसको हम लिख सकते हैं 173.2 एंगल माइनस 60, और चूंकि इसके रेस्पेक्ट में है तो फेज करंट ही है, तो करंट इतना आएगा। अगर आपको पूछा जाए कि लाइन करंट कितना होगा, कुछ नहीं करना है, IL इक्वल टू √3 IPH, तो बस इसमें √3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कि भाई आपका लाइन करंट कितना होगा, राइट। तो ये दोनों आराम से यहां से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है यहाँ से। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, RA एंड RB आर द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट S1 बिलो, ये दो सर्किट दिया है, यहाँ का इनपुट रेजिस्टेंस RA है, यहाँ का इनपुट रेजिस्टेंस RB है। द सर्किट एक्सटेंड इनफाइनाइटली, ये दोनों सर्किट है इनफाइनाइटली एक्सटेंड हुआ है इन द डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जो शो किया है इस डायरेक्शन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इन चारों में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, RA इक्वल टू RB है, RA इक्वल टू RB इक्वल टू 0 है, RA लेस देन RB है, या RB इक्वल टू RA बाई 1 प्लस RA है। तो ये हमको रिलेशंस निकालना है, कैसे निकालेंगे, RA को सॉल्व कीजिए, RB को सॉल्व कीजिए, जो भी वैल्यू आएगी उसको इन चारों में पुट करके देखिए कि क्या आ रहा है, उसके हिसाब से रिलेशन निकालेंगे। अब आप कहोगे सर आप बनाओगे कहाँ, क्योंकि जगह तो है नहीं, तो ऊपर वाला रफ करेंगे, ऊपर वाला कोई खास स्टेटमेंट है नहीं, बस आपको सर्किट से RA RB का रिलेशन निकालना है। तो चलिए इसको हटाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले RA का निकालने के लिए याद रखिएगा, जब भी इस तरह का रिपीटेशन हो जाए तो इसको सॉल्व करने का सबसे धांसू तरीका है, उसको आप अपनाएंगे तो हर सर्किट इस तरह का सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, 2 ओम है, ये 1 ओम है, फिर 2 ओम है, फिर 1 ओम है, तो यहाँ पे जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है उसको आप काट दीजिए, जैसे 2 ओम है, 1 ओम है, अब 2 ओम स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब जैसे ही 2 ओम स्टार्ट हुआ बस काट दीजिए, मतलब कि एक रिपीट होना चाहिए, बाकी सब डायरेक्ट काट दीजिए, इसको भगाइए, कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, क्या अगर यहाँ पे RA इनपुट रेजिस्टेंस है तो इसको RA कर दीजिए,
ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो यहां से क्या आ जाएगा, इसको पैरेलल करेंगे तो 2 प्लस आर ए, ये क्या आ जाएगा 2 प्लस आर ए पूरा आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपको 2 प्लस आर ए, 2 प्लस आर ए, और 2 प्लस आर ए पैरेलल में आ जाएगा तो इंटू 1 बाई 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 प्लस आर ए, तो यहां से क्या आ जाएगा 2 प्लस आर ए अपॉन 3 प्लस आर ए और प्लस 2 इज इक्वल टू आर ए। यहां से आपको आर ए का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। ध्यान से देखिए, इसको अच्छे से करते हैं। 2 प्लस आर ए, एलसीएम 3 प्लस आर ए है, यहां पे जाएगा तो 2 इंटू 3 प्लस आर ए। अब चूंकि ये नीचे मल्टीप्लाई है तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर ए इंटू 3 प्लस आर ए। ठीक है, ऐसा काम हो गया, इसको रफ कर देते हैं। अब इस रिलेशन को देखिए, 2 प्लस आर ए प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू आर ए 2 आर ए इज इक्वल टू 3 आर ए प्लस आर ए इंटू आर ए स्क्वायर। राइट, अब यहां से 2 आर ए प्लस आर ए, 3 आर ए और 6 प्लस 2 8, तो यहां से आ जाएगा 8 प्लस 3 आर ए इज इक्वल टू 3 आर ए प्लस आर ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखिए, 3 आर ए कैंसिल होता दिख रहा है क्या आपको? 3 आर ए कैंसिल होता दिख रहा है क्या? बिल्कुल, तो ये 3 आर ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा आर ए स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी आर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√2। ठीक है, याद रखिएगा, यहां से आर ए की वैल्यू क्या आ गई, आर ए की वैल्यू आ गई यहां से 2√2 ओम। ठीक है, जब भी इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन होगा इसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, अब इसको मिटा दीजिए, अब यहां से आरबीएन निकालेंगे, देखिएगा एकदम सटीक आंसर आएगा। अब वही चीज यहां पे करेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये दूसरे तरीके से 1 ओम है, 2 ओम है, 1 ओम है, तो जैसे ही 1 ओम आया सीधे इसका कनेक्शन काटिए इधर से, और यहां पे पैरेलल में था तो ऑब्वियस ही बात है पैरेलल में ही आप लगाओगे। वहां पे क्या था, सीरीज के साथ था तो सीरीज में लगाते। यहाँ पे क्या है, 1 ओम है, 2 ओम है, 1 ओम है, फिर 2 ओम है, तो उसको नहीं लिखना है, इसके साथ आपको पैरेलल में आरबी जोड़ देना है। जो यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस रहेगा वो यहाँ पे आपको आरबी जोड़ देना है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप आरबी जोड़ दे हो तो यहाँ पे पैरेलल होके क्या आएगा, आरबी पाई 1 प्लस आरबी, इतना तो हम लिख सकते हैं, इतना हमको नॉलेज है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस रहेगा आरबी अपॉन 1 प्लस आरबी रहेगा। ठीक है, अच्छा अब ये पूरा होके क्या हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस 2 हो जाएगा, और ये पैरेलल में हो जाएगा, तो ये इक्वल टू आरबी हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आरबी प्लस 2 प्लस 2 आरबी। अब शॉर्टकट लिख रहे हैं हम, ज़्यादा बड़ा नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा। आरबी प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, आरबी प्लस 2 आरबी, 3 आरबी प्लस 2 बाई आरबी प्लस 1, और ये किसके पैरेलल होगा, 1 ओम के, पैरेलल टू 1 ओम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 आरबी प्लस 2 बाई आरबी प्लस 1 इंटू 1 बाई 1 प्लस 3 आरबी प्लस 2 अपॉन आरबी प्लस 1। राइट, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, तो यहां से आपका आ जाएगा, ध्यान से देखिए सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 आरबी प्लस 2 अपॉन आरबी प्लस 1। राइट, अब ये 1 प्लस 3 आरबी प्लस 2 बाई आरबी प्लस 1, तो आरबी प्लस 1 इधर आएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो आरबी प्लस 1 प्लस 3 आरबी प्लस 2, 3 आरबी प्लस 2 अपॉन क्या है, एलसीएम में आरबी प्लस 1, आरबी प्लस 1, आरबी प्लस 1, आरबी प्लस 1 गया। अब इसको थोड़ा मिटाते हैं क्योंकि जगह तो है नहीं, यहीं पे लिखना है, तो ये और ये फाइनली इक्वल टू कितना होता, ये फाइनली इक्वल टू आरबी के ही बराबर होता है, क्योंकि पैरेलल इक्वल टू आरबी के ही बराबर, यही हमको निकालना है। तो यहां से क्या आ जाएगा 3 आरबी प्लस 2 अपॉन 3 आरबी प्लस आरबी 4 आरबी और 2 प्लस 1 3, यानी 4 आरबी प्लस 3 इज इक्वल टू आरबी। अब इसको यहां पे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 आरबी प्लस 3 यहां पे मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा 3 आरबी प्लस 2 इज इक्वल टू 3 आरबी प्लस 4 आरबी स्क्वायर। राइट, अच्छा 3 आरबी यहां भी कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखिए 4 आरबी स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से हम कहेंगे कि अब इक्वल टू, या यहां पे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2,
तो यहाँ से आरबी का स्क्वायर कितना आया 1/2 1/4 सॉरी कितना आया 1/4 सॉरी एक सेकंड 2/4 तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 तो आरबी को हम क्या लिख सकते हैं आरबी को हम लिख सकते हैं 1/√2 आरबी स्क्वायर इक्वल टू 1/2 देन आरबी इज इक्वल टू 1/√2 ये लिख सकते हैं कोई दिक्कत है क्या हमको कोई दिक्कत नहीं है अच्छा जब हमें कोई दिक्कत नहीं है तो यहां से आर ए का वैल्यू 2√2 आया आरबी का वैल्यू कितना आया 1/√2 कोई दिक्कत नहीं चलिए अब एक एक करके पुट करते हैं आर ए आ गया आरबी आ गया अब हमें क्या दिक्कत है राइट चलिए इतना सब कुछ आ गया अब थोड़ा सा यहाँ पे पुट करिए आर ए इक्वल टू आरबी तो आपको नहीं दिखता होगा जहां तक हमको लगता है तो ये वाला ऑप्शन गलत है आर ए 0 नहीं है आरबी 0 नहीं है ये भी ऑप्शन गलत है अच्छा आर ए की वैल्यू लेस देन आरबी √2 क्या होता है आपको मालूम है 1.414 और 1/1.414 अगर आप करते हो तो लगभग 1000/1414 जो कि मेरा लेस देन 0 आने वाला है राइट अच्छा 2√2 आप करोगे तो आर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू 1.414 लगभग 2.828 आएगा यानी आर ए की वैल्यू तो ज्यादा है आरबी से जबकि इस ऑप्शन में कहा है कि आर ए की वैल्यू कम होनी चाहिए तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए आप बिना टेस्ट किए चौथा ऑप्शन करेक्ट मार सकते हो आप कभी सर टेस्ट करिए ना चलिए कर देते हैं तो आरबी क्या आ जाएगा आरबी आएगा आर ए बाई 1 प्लस आर ए ऐसा दिया है आर ए कितना दिया है 2√2 बाई 1 प्लस 2√2 ठीक है और इक्वल टू 1/√2 मतलब कि LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए अच्छा ये कैसे होगा जरा इसको रेशनलाइज कीजिए 1 - 2√2 1 - 2√2 अच्छा 2√2 यहाँ पे आ जाएगा 2√2 मल्टीप्लाई होगा और माइनस 2√2 इंटू 2√2 क्या आ जाएगा 8 अपॉन 1 - 2√2 का स्क्वायर यानी 1 - 8 अब थोड़ा सा आपको 3-4 बार रैशनलाइज करना पड़ेगा तो ये फाइनली आपका इतना आ जाएगा फाइनली ये आपका होमवर्क है ये आपको मेरे को करके दिखाई क्योंकि ये तीनों ऑप्शन गलत है ये ऑप्शन मैच करेगा अब मेरे को आप करके दिखाइए ये कमेंट कीजिएगा सर आ गया मेरा क्योंकि ये सारी चीजें मैं नहीं करूंगा मैं एकदम आप कह सकते हैं एकदम मैं क्लाइमेक्स तक पहुंच गया हमको पूरा क्लाइमेक्स इंड करना है ठीक है तो इस तरीके से इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व होता है बहुत इंपॉर्टेंट है किस तरीके से मैंने इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया क्योंकि बहुत लोगों का फंसता है उस क्वेश्चन में तो जैसे मैंने सॉल्व किया एक एक स्टेप करके वैसे ही आपको लेना है राइट तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स इन द गिवन सर्किट करंट सप्लाइड बाय द बैटरी ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है नोडल एनालिसिस से लग जाएगा ठीक है बैटरी दिया है 1 वोल्ट का 1 ओम है रेजिस्टेंस 1 ओम है ये करंट सोर्स है I1 I2 है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ नोडल एनालिसिस लगाना है तो इस नोड को ए मानिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I2 ये दोनों आउटगोइंग है और ये इनकमिंग है तो यहाँ से I1 क्या आ जाएगा 2I2 आप कहोगे सर ये थोड़ी हमें मालूम करना है हमको तो वैल्यू मालूम करना है हाँ जी वही बता रहा है वैल्यू कैसे आएगा अब आपको I1 इक्वल टू 2I2 मालूम चल गया तो अब ध्यान से देखिए I1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 इस नोड की वोल्टेज को V मानते हैं 1 माइनस V क्योंकि करंट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ज्यादा है अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 इंटू I2 को हम क्या लिख सकते हैं ये V/2 लिख सकते हैं अच्छा अगर ऐसे लिख सकते हैं तो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 2V V की वैल्यू 1/2 वोल्ट आ गई अच्छा V की वैल्यू 1/2 वोल्ट है तो हमको अगर ये I1 मालूम करना है करंट सप्लाइड बाय बैटरी तो I1 कितना आ जाएगा 1 माइनस V अपॉन 1 यानी 1 माइनस 1/2 अपॉन 1 ये आ गया 1/2 एम्पियर तो करंट कितना आएगा 1/2 एम्पियर इतना सप्लाई करेगा ये बैटरी पूरा यही I1 है आपका ठीक है तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो स्टूडेंट वाला क्वेश्चन देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है और डीसी वोल्टेज विद रिपल इज गिवन बाय Vt इज इक्वल टू ये Vt की वैल्यू दी है कोई क्वेश्चन दिया है Vt इज इक्वल टू 100 प्लस 10 sin ओमेगा t माइनस 5 sin 3 ओमेगा t वोल्ट ठीक है कोई दिक्कत नहीं साइनसोइडल इक्वेशन है अलोंग विद डीसी दिया हुआ है मेजरमेंट ऑफ दिस वोल्टेज इस वोल्टेज का मेजरमेंट इज मेड बाय मूविंग कॉइल दो इंस्ट्रूमेंट से किया गया इसका मेजरमेंट बाय मूविंग कॉइल एंड मूविंग आयरन वोल्टमीटर सोर्स रीडिंग V1 एंड V2 यानी मूविंग कॉइल का V1 और मूविंग आयरन का V2 वैल्यू ऑफ V2 माइनस V1 इन वोल्ट ये बहुत आसान क्वेश्चन है बस आपको मेजरमेंट का थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए ये जानते रहिएगा कि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है ये हमेशा डीसी वैल्यू मेजर करता है डीसी वैल्यू मीन्स एवरेज वैल्यू आप तो जानते हैं डीसी वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू मतलब कि एवरेज वैल्यू में साइनसोइडल वोल्टेज नहीं आते इसमें आपका वही कांस्टेंट वोल्टेज रहता है कांस्टेंट वोल्टेज जो भी रहेगा और मूविंग आयरन का
मूविंग आयरन का ये आरएमएस वैल्यू मेजर करता है। कौन सा वैल्यू मेजर करता है? आरएमएस वैल्यू। ठीक है, आरएमएस में जो भी मैक्सिमम होगा उसको 1/√2 हो जाएगा। अभी हम समझाएंगे कैसे करना है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए इसको रफ करते हैं। क्या करिएगा, नहीं ना, ध्यान से इसको रफ करते हैं। ये नोट डाउन कर लीजिएगा पूरा अच्छे से। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमें सबसे पहले मूविंग कॉइल का देखना है। तो मूविंग कॉइल में हम जैसे बताएं सिर्फ डीसी वैल्यू मेजर करता है, इसका साइनसोइडल से कोई रिश्ता नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जितना भी यहाँ पे साइन के टर्म है ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या यहाँ पे? 100। तो V1 की वैल्यू यहाँ पे आ गई 100 वोल्ट। ये नोट कर लीजिए, यही इसकी एवरेज वैल्यू है। यही क्या है? इसकी एवरेज वैल्यू, जो कि मूविंग कॉइल मेजर करेगा। अब आती है मूविंग आयरन की बात। जब मूविंग आयरन की बात हम करते हैं ना, तो स्टूडेंट ये जान लीजिएगा कि हम हमेशा मैक्सिमम मतलब कि आरएमएस वैल्यू हम कहाँ पे खोजते हैं? हमेशा साइनसोइडल में खोजते हैं, क्योंकि वहीं पे मेरा आपका आरएमएस वैल्यू है। अब कोई कांस्टेंट वैल्यू उसका क्या ही आरएमएस वैल्यू, क्या ही उसका एवरेज वैल्यू रहेगा उसका इन डीसी वैल्यू। ये ध्यान रखिएगा, डीसी के केस में आरएमएस इज इक्वल टू एवरेज। ठीक है, आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू डीसी के केस में होती है। तो जब भी हम इस तरीके का कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे जो V2 हम निकालेंगे वो अंडर रूट करके निकालेंगे। अंडर रूट 100 का स्क्वायर प्लस, अब ये साइनसोइडल है तो ये मैक्सिमम अपॉन √2 होगा। आरएमएस निकालना है तो 10 अपॉन √2। ठीक है, याद रखिएगा, इसी तरीके से हम करते हैं। प्लस ये 5 sin 3 ओमेगा टी, मतलब कि 5/√2, 5/√2 का स्क्वायर। अब ये 3 ओमेगा टी आपको क्या दिखाता है? ये दर्शाता है मेरा हार्मोनिक्स। ये ओमेगा टी क्या दर्शाता है? दर्शाता है मेरा फंडामेंटल कंपोनेंट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब इसको जरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा। V2 यहाँ पे आ जाएगा √100 का स्क्वायर अपॉन 10 अपॉन √2 का स्क्वायर, तो 100 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन √2 का स्क्वायर 25 अपॉन 2। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा V2 इज इक्वल टू, थोड़ा सा ऊपर का रफ करते, ऊपर का कोई अब जरूरत नहीं है। तो V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? √100 का स्क्वायर प्लस 100/2 प्लस 25/2, 125 अपॉन 2। अब जरा इसको और सॉल्व करते हैं। 10000 इंटू 2 प्लस 125, 2 एलसीएम ले लें। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। आप जरा यहाँ पे जगह नहीं तो कैलकुलेटर से सॉल्व करिए और बताइए मेरे को आंसर कितना आ रहा है। तो ये आएगा आंसर आपका 100 का स्क्वायर प्लस 125 अपॉन 2। इसका अगर अंडर रूट करते हैं तो 100.312, तो इसका आ रहा है वैल्यू 100.312 वोल्ट। और ये क्या है आपका? V2 है। V2 माइनस V1 पूछा है, V2 माइनस V1। V2 क्या है? 100.312, और अभी हमने निकाला V1 कितना है? 100 वोल्ट। तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? इसका डिफरेंस अगर निकालेंगे आ जाएगा आपका 0.312 वोल्ट। यही निकालना था हमको। ठीक है, तो ध्यान से रखिएगा खाली कि मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट हमको मालूम होना चाहिए कि कौन सा वैल्यू मेजर करता है, तो आसानी से हम इस तरह के क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। इन द सर्किट शोन बिलो, नोड वोल्टेज VA इज हाउ मेनी वोल्ट? बस यही मालूम करना है। तो आप कहेंगे नोड वोल्टेज VA ही क्या है? हम कहेंगे भैया ये जो दिख रहा है ना, इसी को A माना है। ठीक है, और यहीं पे नोड वोल्ट VA है। आप कहोगे इसको कैसे मालूम करेंगे? अरे क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे सर्किट दिया वैसे बनाइए। ऐसे करंट जा रहा है, इसमें ऐसे करंट जा रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है? अब देखिए पॉजिटिव की तरफ हमेशा हम करंट बनाते हैं। ये पॉजिटिव है तो अच्छा यहाँ पे आ रहा है, तो अगर यहाँ पे पहले से दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हम जा रहे हैं, हम कुछ भी मान सकते हैं। करंट का डायरेक्शन हमें क्या है, हम कुछ भी मान लें। ठीक है, ये VA है। अच्छा अब सबसे पहले इनकमिंग की बात करें। इनकमिंग कितना है? 5। अब बाकी आउट गोइंग ही हमको लग रहा है सब। ठीक है, बाय इक्वल टू VA/5 प्लस VA प्लस 10I1/5 प्लस VA माइनस 10 अपॉन 5 प्लस 5 यानी 10। VA माइनस 10 अपॉन 10। यहां से I1 हम क्या लिख सकते हैं? I1 सबसे पहले इसको सॉल्व थोड़ा करते हैं। एलसीएम ले ले 10, एलसीएम यहाँ पे ले ले 10, और याद रहेगा 5 2 10 यानी 2 VA प्लस
2 ये एलसीएम आएगा 5 इंटू 10 आएगा तो 5 इंटू 2 VA प्लस 20I1 और प्लस VA माइनस 10, ये 10 एलसीएम है, 10 इधर है तो 10 इधर आएगा तो यहाँ से क्या आएगा 50 इज इक्वल टू 2VA प्लस 2VA 4VA प्लस VA 5VA 5VA माइनस 10 प्लस 20I1। अच्छा ये I1 को हम क्या लिख सकते हैं VA माइनस 10 बाई 10 तो 50 इज इक्वल टू 5VA माइनस 10 प्लस 20 VA माइनस 10 अपॉन 10 माइनस 10 अपॉन 10, ये 10 से गया 2 आया, 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 5VA माइनस 10 प्लस 2VA माइनस 20। ठीक है, इस पूरे को यहां पे लेकर आइए, ध्यान से देखिए 5VA प्लस 2VA 7VA 50 इज इक्वल टू 7VA और माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30, इसको थोड़ा सा और ऊपर लाइए 30 इधर कीजिए आ जाएगा 80 इज इक्वल टू 7VA, इसको अब एकदम ऊपर लाइए तो यहां से VA की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80/7 वोल्ट, ये याद रखिएगा जो VA की वैल्यू है 80/7 वोल्ट और यही आंसर है। इसी तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, वैसे तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एक चीज़ आपको गौर करना है हार्मोनिक्स को। द वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस ए लोड, ये दिया हुआ आपको VT और IT, राइट। तो एवरेज पावर कंज्यूम बाय द लोड, लोड कितना पावर कंज्यूम कर रहा है ये हमको मालूम करना है। तो कुछ नहीं, याद रखिएगा जब भी इस तरह का एवरेज पावर कंज्यूम आता है तो हम हमेशा हार्मोनिक को कंसिडर नहीं करते हैं पावर के मेजरमेंट में। तो हमेशा किसको कंसिडर करेंगे, हमेशा कंसिडर करेंगे जो भी फंडामेंटल रहेगा उसको कंसिडर करेंगे और यहाँ पे VT को। तो अगर यहाँ पे एवरेज पावर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 100, यानी इसको फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला बना देते हैं इसका, वो क्या आएगा P एवरेज इक्वल टू V मैक्सिमम इंटू I मैक्सिमम बाई 2 इंटू cos 60। याद रखिएगा जब भी एवरेज पावर आता है तो V मैक्सिमम I मैक्सिमम बाई 2 cos 60, लेकिन अगर पूछे कि टोटल पावर कंज्यूम कितना है तो ये 2 नहीं होता, लेकिन अगर एवरेज पावर पूछे तो ये बाई 2 आ जाता है, याद रखिएगा थोड़ा हमेशा। तो V मैक्सिमम इंटू ये मल्टीप्लाई है, तो V मैक्सिमम कितना यहाँ पे 100, I मैक्सिमम कितना यहाँ पे 10 अपॉन 2 इंटू cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये कितना आएगा 2 5 जा 10 250 जा 100, तो आ गया आपका 250 वाट। तो जो पावर एवरेज है 250 वाट है। ऐसे पावर एवरेज पावर में हम हार्मोनिक्स को कंसिडर नहीं करते, लेकिन अगर एक और तरीका है कि देखिए यहाँ पे VT में कोई हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं है और यहाँ पे हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, तो इसको भी कह सकते हैं भाई अगर हार्मोनिक्स वहाँ नहीं है यहाँ पे एक प्रेजेंट है तो उस हार्मोनिक्स को हम कंसिडर ही नहीं करते हैं। तो हार्मोनिक्स का एक टॉपिक है, मैं जब भी मौका मिलेगा सोचूंगा कि एक पूरा एक लेक्चर 2 से 3 घंटे का हार्मोनिक्स का मिलूंगा, बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। खैर अभी तो नेटवर्क कर रहा हूँ, कभी मौका मिलता है तो करता हूँ। तो ये तो हार्मोनिक्स का था, चलिए ठीक है नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन द सर्किट शोन बिलो वोल्टेज एंड द करंट सोर्सेस आर आइडियल, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स यहाँ पे क्या है आइडियल है। अब क्या बोला है कि द वोल्टेज वी आउट, ये वी आउट अक्रॉस द करंट सोर्स, इस करंट सोर्स के अक्रॉस कितना होगा वोल्ट में। तो ऑब्वियस सी बात है, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। 5 एम्पियर याद रखिएगा, हमने पहले भी मतलब कि कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जब भी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स एक साथ किसी भी सर्किट एलिमेंट के क्रॉस प्रेजेंट हो, जब भी वोल्टेज सोर्स किसी भी एक साथ सर्किट एलिमेंट के क्रॉस प्रेजेंट हो तो वहाँ पे करंट सोर्स का अधिपत्य चलता है, वहाँ पे करंट सोर्स ही डोमिनेट करता है। लिख लीजिए, फिर से हम लिख लीजिए, क्योंकि हमने शायद 50 या 60 क्वेश्चन में कुछ करवाया था हमने, आप जाके पलट कर देखिएगा प्रीवियस लेक्चर्स जहाँ पे मैंने क्वेश्चन कराया है, तो आप देख लेंगे, या आप पढ़ते आ रहे हैं रेगुलर मेरा तो आप जानते होंगे कि मैंने ये करवाया हुआ है। तो ये नोट्स बना के लिख लीजिएगा। whenever a voltage source or current source, whenever a voltage source or current source is present across the circuit element, then the domination of current source is high, then the domination of the current source is high, and the current flows and all the current flows through that circuit element, and all the current flows through all that circuit element, मतलब कि that circuit element सारे करंट फ्लो कर जाते हैं। तो यहाँ पे 5 एम्पियर पूरा का पूरा फ्लो कर जाएगा,
तो यहाँ पे वी आउटपुट हमको मालूम करना है, जस्ट केवीएल लगाइए, वी आउटपुट प्लस माइनस जहाँ से करंट फ्लो करता है रेजिस्टेंस के क्रॉस वो प्लस माइनस हो जाता है, माइनस 2 × 5 और ये प्लस माइनस है तो -10, तो यहाँ से इक्वल टू 0। तो वी आउटपुट क्या आ गया आपका 10 + 10 यानी 20। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 20। सो ये छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि भाई आपको करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स पे किसको प्रेसिडेंस देना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये पूरा सर्किट दिया हुआ है, आपको निकालना है इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, RAB। चलिए निकालते हैं, अंत से शुरुआत करते हैं। 1 Ω सीरीज है, क्या हो जाएगा 2 Ω हो जाएगा। अब ये पैरेलल में है तो जल्दी जल्दी हम करते हैं, 6 × 2 / 8, 6 + 2 तो 12/8 यानी 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 3/2 आ गया। तो इसको हम मिटा के 3/2 लिख सकते हैं, ये पूरा इसे 3/2 Ω। अब ध्यान से देखिए, इसके पैरेलल में ये पूरा है, ठीक है, लेकिन ये आपको डेल्टा भी लग रहा होगा, लेकिन ये पूरा का पूरा पैरेलल है क्योंकि ये उठा हुआ है, तो मतलब ये पैरेलल में है, इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। तो 3 और 3/2 पैरेलल में है, तो इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3/2 पैरेलल में है, इसको हटाइए। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 पैरेलल टू 3/2 क्या आ जाएगा, 3 × 3/2 अपॉन 3 + 3/2, ये आ जाएगा 9/2 बाई 9/2, 3 × 2 = 6, 7 8 9, यही है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 3 × 3/2 9/2 9/2, ये पूरा 1 Ω आ जाएगा, यानी ये पूरा का पूरा 1 Ω। अच्छा 1 Ω है तो 2 Ω 1 Ω सीरीज में है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 3 Ω आ जाएगा। ऐसा ही गेट में किया जाता है, 3 Ω। 6 Ω और 3 Ω पैरेलल में है, इसको हटा के 6 पैरेलल टू 3 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 6 पैरेलल टू 3, कितना आएगा 18/9 यानी 2 Ω। ठीक है, इसको हटा के हम क्या लिख देंगे 2 Ω। अभी पैरेलल है 3 Ω और 2 Ω पैरेलल है, 3 पैरेलल टू 2 आ जाएगा 6/5, ये आ जाएगा आपका 6/5, 6/5, ये कितना हुआ 1.2। तो यहां से RAB क्या आ जाएगा, सीरीज में है सब, 1 + 1.2 + 0.8, 1 + 1.2 2.2 + 0.8, ये आ जाएगा आपका 0.8 + 2.2 3.0 Ω। तो RAB की वैल्यू कितनी आएगी 3 Ω, यही आंसर है। इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पावर सप्लाइड बाई 25 वोल्ट सोर्स इन फिगर। अभी इसके द्वारा कितना पावर सप्लाई किया गया है, 25 वोल्ट तो मालूम है, ये आई मालूम चल जाएगा तो हमको मालूम चल जाएगा। अच्छा आई कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, एक नोडल लगाइए यहाँ पे, ए लीजिए नोडल, ये इनकमिंग है, ये इनकमिंग है और ये आउटगोइंग है, तो आई + 0.4i = 14, 1.4i, आई + 0.4 1.4i = 14, तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 10 एम्पियर। अच्छा आई की वैल्यू 10 एम्पियर आ गई, तो पावर सप्लाइड बाई 25 वोल्ट कितना हो गया 25 × 10 यानी V × I, ये आ जाएगा 250 वाट। ठीक है, यही हमें निकालना था, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, आराम से निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, फिर से देखिए, लैडर वाला क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट इंपेडेंस जेड इक्विवेलेंट फॉर इनफाइनाइट लैडर सर्किट शोड इन द फिगर। ये पूरा सर्किट है और ये हमको इक्विवेलेंट इंपेडेंस मालूम करना है लैडर के लिए, इनफाइनाइट लैडर है, कुछ नहीं है, वही करना है हमको। यहाँ पे क्या करना है, J9 है, J5 - J1 J9 फिर ये शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे काटिए, और यहाँ पे जेड इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे भी आप एक ले लीजिए इंपेडेंस, जिसका नाम दे दीजिए जेड इक्विवेलेंट। बस कुछ नहीं करिए, जो भी जेड इक्विवेलेंट रहेगा जेड इक्विवेलेंट + J9। ठीक है, जेड इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं, A + JB। ठीक है, इसको A भी लिख सकते हैं, या जेड इक्विवेलेंट रहने दीजिए, क्या फर्क पड़ जाता है, और पैरेलल में रख दीजिए J5 - J1। अच्छा ध्यान से देखिए, J5 - J1 है, तो जेड इक्विवेलेंट रहेगा, ये A + JB नहीं होगा, ये जो भी होगा J में होगा, JX में ही होगा। ठीक है,
तो हम इसको आराम से, क्योंकि यहाँ पे J5 है, J माइनस J1 है, यहाँ पे कोई रियल टर्म है नहीं, सिर्फ इमेजिनरी टर्म है, तो यहाँ पे भी हमें इमेजिनरी टर्म ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इमेजिनरी टर्म कंसिडर किए तो यहाँ से आ जाएगा J9 प्लस एक्स, J कॉमन ले लीजिए, ठीक है। और पैरेलल टू क्या आ जाएगा, J5 माइनस J1 है, J5 माइनस J1 है, तो यहाँ से आ जाएगा J4, और फिर J9 प्लस JX प्लस J4, बस कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, J स्क्वायर इंटू 4 मल्टीप्लाई होगा, 9 4 36 प्लस 4x अपॉन 9 J9 प्लस J4 J13 प्लस JX, ये J कॉमन लीजिए और J काट दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा J36 प्लस 4x अपॉन 13 प्लस x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये यहां तक आ गया। अब ये पूरा का पूरा ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, इससे, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इतनी। अब क्या कीजिए, पूरा J9 प्लस कर दीजिए, प्लस J9 कर दीजिए, पूरा का पूरा उधर ठेल दीजिए। अच्छा, जब आप पूरा का पूरा उधर ठेलेंगे तो देखिए क्या आएगा, J36 प्लस 4x, J कॉमन है, प्लस J9 इंटू 13 प्लस x अपॉन 13 प्लस x। अब जरा इसको मिटाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो इसको मिटाएंगे तो आराम से कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा मिटाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, J9 इंटू 13 इंटू 9 कितना होगा, 117, तो यहां से आ जाएगा J36 प्लस J4x प्लस J9 इंटू 13 J117 और प्लस J9x प्लस J9x, इसको प्लस J9x अपॉन 13 प्लस x इज इक्वल टू, ये z इक्वलेंट है, हमने इसको यहाँ पे पहले माना है jx, जब jx माना है तो इसको jx के रूप में ही लिखिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, jx इक्वल टू J36 प्लस J117, ये क्या हो जाएगा, 31415 J153 हो जाएगा, हाँ, और प्लस J4x प्लस J9x यानी J13x अपॉन 13 प्लस x, यहां से JJ गया, कॉमन था, JJ गया, JJ चला जाएगा यहाँ से JJ, और 13 को यहां मल्टीप्लाई कीजिए, 13x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 153 प्लस 13x गया यहां से। अब क्या आया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 153, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 153। अब इसकी जो भी वैल्यू आई हो आपको x की वैल्यू, तो यहां से x की वैल्यू वो हो जाएगी, जरा कैलकुलेट करें x की वैल्यू, अंडर रूट 153 कितना आता है, 12.369, यानी x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 12.369 ओम, मतलब कि यहां से जो z इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो आएगी j इंटू 12.369 ओम, याद रखिएगा, ये z इक्विवेलेंट रहेगा। इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लो क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, और ये गेट का आखिरी क्वेश्चन है, मतलब कि जो भी मैं गेट सीरीज शुरू किया था उसका ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद ESE कराऊंगा, तो सबसे पहले ये लेक्चर का भी आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये ध्यान से पहले क्वेश्चन देखिए, फिर बाद में मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है गेट का। A DC voltage source is connected to a series LC circuit. LC सर्किट से कनेक्टेड है, DC वोल्टेज सोर्स 5 वोल्ट, राइट। ये सर्किट देख लीजिए, LC है, ये S पहले ओपन था, T बराबर 0 पे ये स्विच क्लोज हो रहा है, ये IT यहाँ पे फ्लो हो रहा है। LC सर्किट बाय टर्निंग ऑन द स्विच एट टाइम इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज हो रहा है, एज शोन इन द फिगर। एज्यूम I 0 और B 0, ये दोनों 0 था, मतलब कि इनिशियली बोल रहा है ये जब स्विच ओपन था तो I 0 माइनस इक्वल टू V 0 माइनस, ये 0 था, तब एम्पियर वोल्ट आप लगा लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलर लोकी, मतलब कि लोकस दिया है चार्ट हो, रिप्रेजेंट द प्लॉट ऑफ द IT वर्सेस VT, IT वर्सेस VT के अक्रॉस जो प्लॉट है वो क्या होगा, ठीक है। मतलब कि हमें क्या मालूम करना है, VT वर्सेस IT का प्लॉट, ठीक है। अब क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं, क्वेश्चन हटा दीजिए क्योंकि यहां पे हमें सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखिएगा अच्छे से, ठीक है, प्लॉट रहने देते, प्लॉट है तो मेन है, ठीक। अब ध्यान से देखिए,
सबसे पहले हमें वीटी और आईटी के बीच रिलेशन निकालना, मतलब कि अगर हम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकाल ले, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकाल ले तो आईटी भी उसमें आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं वीटी क्या हो जाता है 1/c इंटीग्रल ऑफ आईटी dt। ठीक है, अब c चूंकि यहाँ पे 1 दिया है तो यहाँ पे c का कोई मतलब नहीं रह जाता, तो vt इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आईटी dt। अब यहाँ से हमको सिर्फ और सिर्फ आईटी निकालना है। अगर आईटी निकल जाएगा तो मेरा सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, आईटी अब कहेंगे कैसे निकालेंगे। अब जैसे ही स्विच क्लोज हुआ, t बराबर 0 पे पूरा का पूरा स्विच क्लोज हो गया। जब क्लोज हो गया तो ऑब्वियस सी बात है आप लाप्लास जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो सीख लीजिएगा, मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लाप्लास से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लाप्लास को हम याद रखिएगा, इंडक्टेंस में लाप्लास को हम s इंटू एल लिखते हैं और कैपेसिटेंस में हम लिखते हैं 1/s इंटू सी। ठीक है, तो यहाँ पे l की वैल्यू 1 है तो s हो जाएगा यहाँ पे लाप्लास की वैल्यू xl की वैल्यू, और यहाँ पे xc की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/s, क्योंकि यहाँ पे c की वैल्यू 1 है। अब कुछ नहीं, यहाँ पे करंट मालूम करना, तो करंट क्या होगा वोल्टेज अपॉन टोटल इंपेडेंस। तो करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट आ जाएगा 5 वोल्टेज है अपॉन s प्लस 1/s, s प्लस 1/s, s एलसीएम लीजिए तो यहाँ से आ जाएगा 5es ऊपर जाएगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 5s इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब याद रखिएगा लाप्लास में इसको हम बोलते हैं cos t, तो ये आ जाएगा 5 इंटू cos t, तो ये आपका it आ गया। it कितना आया 5 इंटू cos t। हमने क्या कहा था vt निकालना है इंटीग्रल ऑफ it dt, तो इंटीग्रल ऑफ 5 cos t इंटू dt, ये कितना आएगा cos t का इंटीग्रल 5 sin t होता है, तो 5 sin t आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए इस चार लौकी में sin t से कौन मैच कर रहा है, t इक्वल टू 0, देखिए t इक्वल टू 0 पे 0 है, तो 0 पे 0 तो चारों है। अच्छा आगे चलते हैं, t इक्वल टू π/4 पे ये मतलब कि 1/√2 है, तो ये 5/√2 यानी पॉजिटिव नंबर है। इन चारों में से कौन पॉजिटिव नंबर दिख रहा है आपको, आपको सर ये भी पॉजिटिव दिख रहा है, तो यानी ये तो कैंसिल हो गया ना, यानी ये बचा या तो ये बचा। चलिए ठीक है, हम मानते हैं यहाँ पे √2 है, यहाँ पे भी √2 पॉजिटिव आया। अब आगे t इक्वल टू π/2 पे 5, π/2 पे कितना आया, ये पूरा का पूरा वोल्टेज 5 वोल्ट आया, यानी आपका 5 वोल्ट पूरा यहाँ पे पहुंच गया। आपको सर ऑब्वियस ही बात है ये 5 वोल्ट है तो यहाँ भी 5 वोल्ट आ सकता है, पर चलो ठीक है। अब आगे करते हैं, t इक्वल टू पाई पे साइन पाई 0 हो जाता है, यानी vt क्या हो जाएगा एट 5 इंटू साइन पाई, ये कितना हो जाएगा 0, यानी ये 0 हो जाना चाहिए पाई पे, या यहाँ पे होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 0 नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कोई आ रही है 5 से ज्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, फाइनली ये भी नहीं होगा, t इक्वल टू पाई पे ये भी गलत साबित हो जा रहा है, तो आंसर होगा क्या, ये होगा 0 5/√2 5 0। ठीक है, इस तरीके का क्रम चलते रहेगा, यानी ये साइनसोइडल का एक डायग्राम है, तो ये वाला मेरा आराम से आंसर हो सकता है और यही आंसर होगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ये टोटल जो भी मैंने गेट सीरीज चलाया था, टोटल 80 to 85 क्वेश्चन मैंने कहा था कि मैं ये कराऊंगा, वो मैंने कंप्लीट कर दिया। गेट में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया है, और जितना मैंने बताया है उसी टाइप का क्वेश्चन हर जगह आता है। तो केवीएल केसीएल नोडल एनालिसिस जो भी मैंने आपको बताई है गेट में, उससे 1 इंच क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएगा। अब ये तो मेरा गेट करा, अब मैंने कहा था कि ईएससी का भी मैं कराऊंगा, तो बिल्कुल कराऊंगा। कल से ईएससी का शुरू हो जाएगा, मेरा ईएससी का लेक्चर शुरू हो जाएगा, जहां पे जितने भी ईएससी के क्वेश्चन आए, मतलब कि आईएएस के क्वेश्चन जितने भी आए हैं डबल ई में रिलेटेड टू केवीएल केसीएल, पूरा अच्छे से कराऊंगा मैं डिटेल। उसमें भी जितने 60 to 70 क्वेश्चन होंगे सब कुछ मैं कराने वाला हूँ एक एक लेके। तो जैसे ही 6 to 7 डेज में ईएससी का खत्म होता है या उससे पहले ही खत्म करने की कोशिश करेंगे, फिर हम अपने नेटवर्क थ्योरम शुरू कर देंगे पढ़ना आराम से। ठीक है, हम इस नेटवर्क के लेक्चर को 100+ लेक्चर बनाने वाले हैं, क्योंकि एक एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए। पूरे भारत में ऐसा लेक्चर कोई नहीं बनाया होगा, एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता है कि कॉन्सेप्ट बताता हूं, उसके अलावा मैं एक एक गेट का क्वेश्चन आईएएस का क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, उसके अलावा बहुत सारी स्टेट क्वेश्चन भी आगे मैं सॉल्व कराऊंगा। जब मैं पूरा कंप्लीट कर लूंगा फिर स्टेट का भी क्वेश्चन लगाऊंगा। अभी मैं सिर्फ गेट और आईएएस पे फोकस कर रहा हूं, क्योंकि उसके एग्जाम्स बहुत जल्दी आने वाले हैं, राइट। तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि इतने सारी चीजों से आपको, जितना भी मैंने गेट का सीरीज चलाया, प्लीज आप लोग जाकर पहले गेट का सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसका एक कॉपी बनाइए सेपरेट, गेट का सेपरेट कॉपी बनाइए, आईएएस का सेपरेट कॉपी बनाइए। जब मैं कहूंगा स्टेट का भी क्वेश्चन करा रहा हूं तो स्टेट एग्जाम का भी आप सेपरेट कॉपी बना के रखिएगा। तो आज मैं गेट का ऑफिशियली डिक्लेयर कर रहा हूं कि जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी वो गेट का क्वेश्चंस वो यहाँ पे खत्म होता है, कल से आईएएस का क्वेश्चंस मैं लगवाना शुरू करूंगा, राइट।
तो ठीक है, यहाँ तक मैं लेक्चर एंड करता हूँ। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। उसके अलावा चाहे जो सब्सक्राइब किया हो या ना किया हो, पहले जाकर मेरे इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जितने लोगों तक अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं कि एक टॉपिक को टच कर रहे हैं जो कि शायद कोई टीचर टच करता हो। बहुत सारे टीचर बस खाली थ्योरी पढ़ाते हैं, गेट का 4-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन लगवाते हैं, बस चल देते हैं। मैं ये नहीं करूंगा, मैं एक एक क्वेश्चन आपको लगवाने वाला हूं गेट का, एकदम बिलीव में बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेरे लेक्चर्स देखिएगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो देखते रहिएगा। ठीक है, तो कल मैं आईएएस का सीरीज लेकर आने वाला हूँ, आप लोग तैयार रहिएगा। गेट का पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, आईएएस का अच्छे से करेगा कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अगले लेक्चर में मिलेंगे आईएएस की सीरीज के साथ। और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, और आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, कमेंट करिए, मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो चलिए ठीक है, मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूं और होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, बेस्ट चल रही है। एंड आप जानते ही हैं कि आईआईटी गेट का पेपर खड़गपुर बनाने वाला है, आईआईटी खड़गपुर, तो भी प्रिपेयर, बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनाते हैं वो सब। ठीक है, तो ठीक है, मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।